बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पंजाब के अंदर इस वक्त एक आइनी बहरान है और आइनी बहरान की इस हद तक शिद्दत है कि ये मामला पता नहीं कब सुलझेगा, सबको उसका इंतज़ार है। मगर जो अदालत है लाहौर की हाई कोर्ट, वो अभी तक इस मामले को एक आम केस की तरह जो है वो ट्रीट कर रही है। वो शायद इस मामले की संगीनी को सही तरीके से भांप नहीं सक रही है, क्योंकि होता क्या है कि पहले 23 दिसंबर को जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनको डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है जो गवर्नर भेजते हैं उसको मअतल किया जाता है और एक अच्छा खासा कोई 15-20 दिनों का टाइम जो है वो दिया जाता है कि इस बीच के अंदर जो पंजाब के मामलात हैं उनको निपटाया या सुलझाया जाए। विच मीन्स कि 23 दिसंबर से लेकर के आज 11 जनवरी तक, और दोनों जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो PTI हो चाहे वो PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो, वो दोनों अदालत में इस उम्मीद इस आस के साथ जाते हैं कि जी हमें तो पता नहीं हमने क्या करना है, ये हमें अदालत बताएगी कि क्या करना है। हैरानगी होगी आपको ये सुनकर और जानकर कि अदालत को भी नहीं पता कि एक्चुअली उसको क्या करना है, क्योंकि फ़रीक़ैन अदालत से पूछ रहे हैं और अदालत फ़रीक़ैन से पूछ रही है कि भाई आपने इस मामले को किस तरह से निपटाना है। जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि भाई एतमाद का वोट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 187 का जो नंबर है वो मौजूद है। अब 187 का नंबर अगर फवाद चौधरी साहब क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास है, उसका ये मतलब है कि जो गोल्डन नंबर चाहिए एतमाद के वोट को कामयाब कराने की सूरत में वो है 186 का। तो इनके पास तो एक अदद ज़्यादा है गोल्डन नंबर से, तो फिर देर किस चीज़ की है। अभी इसी असना में कि जो फ़रीक़ैन हैं ये डिसाइड करें कि इन्होंने क्या करना है। जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो इमरान खान साहब से मिलने जवान पाक भी जाते हैं। अब वहाँ पर क्या बातें हुई हैं, क्या फ़ैसले हुए हैं, वो भी आपसे थोड़ी देर में पता चल जाएंगे। इस प्रोग्राम के बीच में पता चले तो हम आपको बता देंगे कि क्या फ़ैसला हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मैं आपको हतमी तौर पर यह बता रही हूँ, आप ये चैलेंज कर सकते हैं कि अभी भी हतमी तौर पर मैं आपको बहुत बावसूख ज़राए से बता रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उनका गोल्डन नंबर पूरा नहीं है। अब मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। इस प्रोग्राम में आने से पहले जब मैं पैनल मुरतब कर रही थी तो ख़ुद मेरी पर्सनली बात हुई मेरी टीम की खुरम लगारी साहब से। खुरम लगारी ने मेरे सीनियर प्रोड्यूसर को, मेरी टीम को ये बताया कि भाई वो मीडिया पर आकर के, यानी मेरे प्रोग्राम में शिरकत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ये मेरा पैगाम ज़रूर आप अपने प्रोग्राम में चलाइए। और खुरम लगारी साहब का पैगाम ये है कोट अनकोट कि वो अपना जो वोट है वो परवेज़ इलाही साहब को नहीं देंगे। वो नहीं समझते कि परवेज़ इलाही साहब उनके चीफ मिनिस्टर हैं या उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, ये वो जाने। लेकिन खुरम लगारी का बयान मैं आपको बता रही हूँ मनो अन, और वो यही है कि वो इस टाइम पर परवेज़ इलाही साहब के साथ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मोमना वहीद के बारे में ऑलरेडी चाहे फवाद चौधरी हो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो बरमला ये ऐलान कर चुके हैं कि वो उनके साथ नहीं है। और साथ ही साथ ये ऐलान भी किया जा रहा है कि उनको 5 करोड़ रुपए में ख़रीदा जा चुका है। इस हद तक ये बात आगे बढ़ चुकी है मोमना वहीद की कि उनकी पार्टी रुकनियत को मुअत्तल करने के हवाले से भी कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे क्लेम कर सकती है कि उनके पास उनका गोल्डन नंबर मौजूद है? या तो फिर PMLN के बेंचेस से कोई वोट इन्होंने खरीदे हैं, यानी PTI ने खरीदे हैं, जिसकी वजह से आज ये क्लेम सामने आ रहा है, या फिर PTI झूठ बोल रही है। लेकिन एक बात तय है कि PTI के पास अपने गोल्डन नंबर पूरे नहीं है। आज के शो का मैं आगाज़ कर लेती हूँ, पैनलिस्ट आपके सामने रखूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी बैरिस्टर दानियल चौधरी, PMLN से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी सलमान आबिद साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हम कोशिश करेंगे कि पंजाब असम्बली में से किसी से मेरी बात हो पाए। खुरम लगारी साहब तो ऑफकोर्स उन्होंने अपना पैगाम दे दिया, लेकिन हम मोमिना से जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। मोमना वहीद से अगर हमारा रब्ता हो जाता है तो उनकी भी जो एग्जैक्ट राय है और जो वो क्या सोच रही हैं उस बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पैनल के पास जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नदीम कुरैशी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, MP हैं, उनसे मेरी खुद बात हुई और उनका ये कहना है कि जी वो पंजाब असम्बली के अंदर लॉक्ड हैं, इस तरह से लॉक्ड हैं कि वो बाहर नहीं आ सकते, जिसका ये मतलब है कि एतमाद का वोट लेना है नहीं लेना ये मामला आज हर हालत में सुलझ जाएगा। पता चल जाएगा कि भाई आज पंजाब असम्बली की, पंजाब हुकूमत की क्या स्टैंडिंग है बाय द टाइम आज का दिन ख़त्म होता है। तो सबसे पहले मैं आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 187 नंबर है, 186 को तो छोड़ें,
187 है, तो फिर परवेज इलाही साहब क्यों दौड़े दौड़े जा रहे हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए? आराम से असेंबली की कार्रवाई पूरे करें। उनकी पहली लॉयल्टी असेंबली की तरफ है। ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब, वो पंजाब के कस्टोडियन है। सबसे पहले वो अपनी असेंबली की तरफ अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करें, फिर जाते फिर इमरान खान के पास जाएं, मुन्नस के पास जाएं, जिसके पास भी जाना जाए, और अपनी पार्टी को लेकर के मामलात को हल करें। एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया जा रहा अगर गोल्डन नंबर है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। दनियाल को और आबिद साहब को मेरा सलाम। देखिए बिनिश, बात यह है कि मैं तो इन सब चीज़ों से ना एलर्जी हूँ। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि मैं बहैसियत आफ्ताब जहांगीर एक MNA कराची से, मैं ये समझता हूँ कि जब तक मैं MNA था और हूँ, अभी तक मेरा इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ, मैं अपने पार्टी के फैसलों का पाबंद हूँ। और मैं जिस तरह आपको बरमला कहा गया और जिस तरह दूसरे लोगों ने कहा कि जी वो खरीदी गई, खरीदी नहीं गई, मैं आपको हल्फन ये कह रहा हूँ कि मुझे भी ऑफरें हुई, मुझसे भी बात करने की कोशिश की गई। मैंने कहा यार मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे पार्टी ने इज्जत दी है, पार्टी की अमानत है, पार्टी जब तक है, जब तक मैं पार्टी के साथ हूँ, तो मैं अभी भी अपना वोट या अपना वो कभी नहीं बेचूंगा, ना एब्सेंट होऊंगा। जब पार्टी बुलाएगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। उसके बाद जब दोबारा कोई फैसला होगा तो फिर मैं हो सकता है अपना फैसला करूं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं इस चीज से, बेनिश आप भी यकीनन, आप सीनियर सहाफी हैं, मेरी पसंदीदा है, जब भी आप अचानक भी फोन करती हैं तो मैं आ जाता हूं, तो आप मेरी बहनों की तरह हैं। कि क्या आपको अच्छा लगता है कि हर वक्त एक बाजार लगा रहे कि खरीदो फरोख्त हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, वो इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है? तो बात यह है कि एक ही दफा फैसला कर ले कि भाई ये या तो ये कानून खत्म कर दें कि खरीदो फरोख्त वाला, और ओपन कर दें सबको कि जी जिसको दिल चाहे वो वजीर आला बना दे, कोई पार्टी की डिसिप्लिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। देखिए रिजर्व सीट्स में आने वाली खवातीन है या कोई अकलियत का नुमाइंदा है, उसको तो पाबंद होना चाहिए पार्टी का उसने, क्योंकि पार्टी ने उस पर एक एतमाद करके उसको अपना रिजर्व सीट का नुमाइंदा बनाया। लेकिन हमारे यहाँ देखा गया कौमी असम्बली के अंदर भी 3 खवातीन जो है रिजर्व सीट्स वाली, वो जाके उधर बैठ गई, और बड़ी मतलब मैं हैरान होता था कि जिनको मैं बड़ा मोअज़्ज़िज़ समझता था, बड़ा एतमाद वाला समझता था, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियों से मुराद मेरी ये थी कि इख्तलाफ इस तरह करती थी कि मैं हैरान होता था कि मैं कहता था इतने बहादुर लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसके बावजूद जो है जब वक्त आया तो फिर आप देख लें क्या हुआ। इसी तरह भी ये है, तो इसलिए बेहतर ये है बिनिश के इस सारे निजाम को वक्त से पहले अवाम की अदालत में ले जाएं और अवाम को कहें भाई आप हालात को देखते हुए फैसला कर दें। नून लीग के लिए करें, पीपल्स पार्टी के लिए करें, मौलाना फजलुर रहमान के लिए करें, इमरान खान के लिए करें, परवेज इलाही के लिए करें, लेकिन एक फैसला कर लें। ठीक है, ठीक है दानियाल, मैं तो सीधा आपसे सवाल रखूंगी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई इन्होंने वोट ऑफ एतमाद का वोट लेना है, नहीं लेना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, नहीं लेना, नंबर इनके ज़्यादा है कम है, इससे आपका क्या लेना देना? बिकॉज आप तो ऑलरेडी, यानी कि PMLN ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है, राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जी 179 का फिगर हमारे पास है। चले जी, इनके पास 186 अगर नहीं भी होता, 184 हो जाता है, 185 हो जाता है, 180 हो जाता है, व्हाट्सएवर, लेकिन फिर भी रन ऑफ इलेक्शंस के अंदर इनकी बर्तरी ज्यादा रहेगी, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, पहले तो मैं एक चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करूँगा, और वो इस चीज़ को कि देखिए जिस तरह मोमना वहीद के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं या उनके ऊपर बार बार कहा जा रहा है, अगर मोमना वहीद मेरी जमात में होती और हमें वोट देने से कहती कि किसी वजह से मैंने दानियाल को या जो भी पार्टी का मेंबर है इसको वोट नहीं देना और मैं फ़लाँ बंदे के चीज़ से नहीं करती, तो मैं उनको बुरा भला कह देता, मैं ये कह देता। लेकिन इस तरह के मॉरल इल्ज़ाम के पैसे लिए, करप्शन के और ये किए वो किए, इनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। ये बड़ी घटिया हरकत है कि हम इस तरह के इल्ज़ामात लगाएं और चीज़ें इस तरह की चीज़ें बोलें। देखिए उन्होंने बड़ा क्लियर किया, उन्होंने रिपीटेडली क्लियर किया कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी कायद के साथ हूँ, मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ। हाँ, मैं उस बंदे से डिफ़र करती हूँ, मैंने नहीं वोट करना यार। तो जमहूरियत की बात चीज़ें कोई हुसन भी है, ठीक है, पार्टी पॉलिसी है, जो भी है, लेकिन जिसके साथ आपने खाना खाया हो, जिसके साथ उठे बैठे हो, उसके ऊपर आप इस तरह इल्ज़ामात लगाएं कि उसने 5 करोड़ रुपया ले लिया, उसने ये कर दिया। ये कम ज़र्फ़ी का वो है कि अगर आपने उसको डिफेम करना है, बुरी बात करनी है, चलो कर दो यार, बोल दो ठीक नहीं है, ख़राब है, ये है। लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात, ये घटिया, हमें सियासत में नहीं करने चाहिए, जो झूठे, मतलब मैं आई कैन पर्सनली वाउच फॉर इट कि ऐसे इल्ज़ामात मतलब आप लगा रहे हैं अपनी बहनों के ऊपर या जो आपके साथ कुलीग्स रह चुकी हैं, बड़ी घटिया हरकत है और आई थिंक इस चीज़ से हमें रिफ्रेन करना चाहिए। और दूसरा जो आप बात कर रही हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई
आप किस तरह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना परवेज लाई डे 1 से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वोट लेने के लिए भाग रहे हैं। ये मतलब ही इज़ रनिंग अवे फ्रॉम इट। इनकी अपनी जमात के लोग इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। लोगों को पता है कि अभी इंशाल्लाह जो जनीवा में ब्रेक थ्रू हुआ और जो मुल्कों के साथ होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी वापस बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपको बड़ी बेहतरियां नजर आएंगी। लोग किस मुंह से इनको इलेक्टेबल्स लोग वोट देंगे? पंजाब में जो गंदम का शॉर्टफॉल है, जिस तरह ये झूठ बोल रहे हैं, जिस तरह बैड मैनेजमेंट इनकी नजर आ रही है, पंजाब से लेकर KPK में देख लें, और जो जो उन्होंने हाल किया है, ये हर आने वाले दिन में एक्सपोज हो रहे हैं। और लोगों को पता है कि 4 साल में जो उन्होंने हाल कर दिया है, जो आज हम काट रहे हैं, ये जो आज हम खा रहे हैं, इनकी बोई हुई फसल जो 4 साल में इन्होंने हाल किया है। तो लोग, इनको पता है, इनके अपनी जमात के लोगों को पता है, और वो इनके पास सवाए झूठी वादों की और झूठी बातों का कुछ नहीं है। इनके अपनी जमात के लोग, दे आर नॉट रेडी टू स्टैंड विद देम। ठीक है, आ गया इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। 21 लोगों ने अपने आप को डीसीट कर दिया है। और दूसरा, खाली एक और चीज मैं बताऊं कि इसमें बहुत बड़ा ओनस पंजाब के और पाकिस्तान के तमाम हालात में जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। आई एम अ लॉयर बाय माई सेल्फ, और मैं कहता हूं कि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड, इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपने पहले हमजा शहबाज शरीफ साहब की, आपने जब उनकी वोट का सिस्टम हुआ तो आपने सुप्रीम कोर्ट से बरक्स आपने एक जजमेंट दी, और आपने पूरा सिस्टम 1.5-2 महीने हॉल्ट में रहा। आप पहले दिन फैसला करते ठग के उड़ा के दे देते, या ठग के फैसला करते खत्म करते। जब सिस्टम आपके कोर्ट, बॉल आपके कोर्ट में होती है, आप इधर फेंकते हैं, उधर से वो करता है, वो फिर शॉट मारता है। इससे चीजें खराब होती हैं और बद से बदतर होती हैं। कोर्ट्स का जो सिस्टम देखिए, तो ये वॉर बेस पे लड़ना चाहिए। इसमें रात का खाना मिस भी करना पड़े तो शायद आपको जरूरत पड़ती है हमें एज ए जुडिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स कि हम मिस कर दें। अगर 2 घंटे की नींद मिस करनी है तो शायद हम मिस कर दें, क्योंकि देखिए आई अंडरस्टैंड कि कोर्ट्स के ऊपर बहुत बर्डन है। आई अंडरस्टैंड कि ये बड़े बिजी हैं, और भी चीजें हैं जिनको कैटर करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसाइल हैं, लेकिन मुल्क की मैशत से और मुल्क से ज्यादा आईनी बहरान से बड़े जो बहरान है वो क्या हो सकता है? ठीक है दानियल, मुझे आ गया आपका पॉइंट, मेरे साथ रहिए। इनको वॉर बेस के ऊपर एड्रेस किया जाए। ठीक है। मोमना वहीद साहिबा, फवाद चौधरी साहब क्लेम कर रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए में बिक करके आपने लोटी होने को तरजीह दी। 5 करोड़ रुपए आपने लिए या इससे ज्यादा? ये है कि बीइंग अ वुमन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप उनका बयान एज इट इज कॉपी करेंगी या कोट करेंगी, क्योंकि वो तो आपने सुनवा भी दिया, तो जरूरी नहीं था। दूसरी बात यह है कि कल से मैं तरदीद कर रही हूँ और शदीद तरदीद करती हूँ इस इतने घिनौने और इतने गलीज इल्जाम की कि फवाद चौधरी साहब खुद जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया, हर एक पार्टी में उनकी यही नौकरी लगती रही कि ये जगह जगह पे खड़े होकर लोगों पर इल्जामात लगाएंगे और इसी चीज की बुनियाद के ऊपर इनका करियर, पॉलिटिकल करियर बेस करता रहा। मैं फवाद चौधरी साहब से ये पूछती हूँ, फवाद चौधरी साहब, आपने अपनी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि आर्मी चीफ जो हैं वो एपॉलिटिकल हैं। दूसरी बात पर आप जाके हर 1-2 मिनट के बाद आप कह रहे हैं कि जी वो मामलात को देखें और उनका हल निकालें। तो आपको तो खुद पता नहीं है, आप इतने कंफ्यूज आदमी हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 7-8 लोगों पे हमें शक है, तो उन 7-8 लोगों में आपको एक खातून मिली नाम लेने के लिए, ये घटिया नाम देने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो एक खातून है और एक सॉफ्ट टारगेट बन सकती है आपके लिए। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ फवाद चौधरी, मैं आपकी इज्जत करती थी, आप अभी भी मेरे लिए एक बुजुर्ग हैं। आपको इस उम्र में आकर कम से कम इज्जत करवाना सीख लेना चाहिए। मैं वो औरत नहीं हूं जिसके ऊपर आप बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे तो वो खामोश रहेगी। मैं आपको बाकायदा जवाब दूंगी, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। और रही बात परवेज इलाही को वोट करने की, तो आपने जब जमातें बदली तो क्या आप गद्दारी करते थे उस वक्त? क्या आपने जनरल मुशर्रफ के साथ गद्दारी की? क्या आपने जरदारी साहब के साथ गद्दारी की? आपने कहां से इनामात ये वसूल नहीं किए? आपके अपने सीने पर इस तरह के बहुत सारे तमगे सजे हुए हैं फवाद साहब, आपको शर्म आनी चाहिए किसी भी खातून का नाम लेकर इस तरह की बगैर किसी सबूत के बेबुनियाद बकवास करते हुए। फवाद चौधरी साहब के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी और इसके अलावा भी फवाद चौधरी साहब को अब या तो सबूत देना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी। वैलिड पॉइंट है। मोमिना, एक चीज़ बस और बता दीजिए कि आपने जैसे कहा कि अब आप वोट भी नहीं करेंगी परवेज इलाही साहब के लिए,
तो उसकी क्या वजह है ये बता दीजिएगा। और दूसरा ये कि दूसरी तरफ से आपको डी सीट करने की, आपकी रुकनीत मुअत्तल करने की जो कार्रवाई है उसका आगाज हो सवाल गया। कर सकता हूँ अपनी बहन से, बिनिश मैं एक सवाल कर सकता हूँ अपनी बहन नहीं से? आफ्ताब भाई, आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं सवाल कर रही हूँ, मैं मोमिना से भी मैं सवाल करूंगी, आफ्ताब भाई आपसे भी मैं सवाल करूंगी। मोमिना से मेरे सवाल का जवाब देंगी, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। आफ्ताब भाई, ये जो खवातीन को आप टारगेट करते हैं ना, ऐसे ना करें। खुरम लगारी से बात करके उनका ऑफिशियल मौकफ मैंने खुद इस प्रोग्राम में रखा है। आप थोड़ा हौसला करें आफ्ताब भाई, मैं आपको मौका दूंगी, हौसला करें। मैं अभी पहले मोमिना से तो जवाब ले लूं, आप प्लीज थोड़ा हौसला करें, प्लीज हैव पेशेंस। जी मोमिना, आपके पास माइक है, मुकम्मल करें अपनी बात। जी, हकायक का अगर इतना ज्यादा इल्म है ना फवाद चौधरी साहब को कि वो किसी के बारे में कुछ कहते नजर आ रहे हैं, किसी के बारे में कुछ कहते नजर आ रहे हैं, तो वो बराए मेहरबानी ये बता दें कि आपके इतने प्यारे, इतने अजीज वजीर आला, जिनको वजीर आला बनवाने के लिए आप किसी पे भी उठ के कोई भी इल्जाम लगाएंगे, उनके शहर में होने वाली वारदात, इमरान खान पर होने वाला कातिलाना हमला, उसकी FIR क्यों दर्ज नहीं हो सकी आज तक? आपके वजीर आला क्या इतने बेख्तियार हैं? आप क्या ऐसा वजीर आला चाहते हैं जिसके होते हुए आपके चेयरमैन के ऊपर कातिलाना हमला हो और उसी के शहर में FIR तक दर्ज ना हो सके? फवाद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 2007 में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की जनरल सेक्रेटरी थी। आप उस वक्त कहाँ थे? आप किस जमात की उस वक्त कलमे पढ़ रहे थे और किन के साथ वफादारियां निभा रहे थे? मैं 2010 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी, आप कहाँ थे फवाद साहब? मैं 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी, आप कहाँ थे फवाद साहब? मैं आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, लेकिन आप कल कहाँ होंगे फवाद साहब? आप तो, आपके बारे में तो बहुत सारी, जिस तरह आपको इतलात मिल रही हैं वो ठीक है या नहीं ठीक, वो भी एक अलग बात है, सिवाय उस इल्जाम के जिसकी मैं सख्ती से तरदीद करती हूँ। लेकिन आपके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि आप कभी किसी के दर पे जा रहे हैं, कभी आप कोई दर खटखटा रहे हैं, कभी आप किसी का बूट पकड़ के खड़े हैं, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही फवाद साहब। और अगर आपका पॉलिटिकल सर्वाइवर इसी इल्जामात की सियासत में है तो आई एम सॉरी, आप सर्वाइव। मोमिना, आप तहरीक इंसाफ में ही रहेंगी? मैं, देखिए जी, ये फवाद चौधरी साहब की जो साजिश है और इस टोले की साजिश है कि इमरान खान का मुखलिस कारकुन इमरान खान से दूर हो जाए, इमरान खान उसकी एक्सेस में ना रहे, गलत ठीक। अगर ये सारे लोग इतने काबिल, इतने अच्छे होते जो 4-6 इनके इर्द गिर्द हैं, तो आज ये हालात होते हमारी पार्टी के? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या विफाक में खत्म हो चुकी होती? आज क्या पंजाब में सियासी बहरान होता? ये लोग एक एजेंडे पे आए हैं और इनके एजेंडे को कम से कम मैं मुकम्मल नहीं होने दूंगी। वोट का ना करना भी एक अलग बात है, लेकिन फवाद के इल्जामात की रिएक्शन में मैं कम से कम पार्टी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है मोमिना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे। सलमान आबिद साहब से भी बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स आफ्ताब जहांगीर साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, मेरे साथ मौजूद है सलमान आबिद साहब, मेरे साथ मौजूद है आफ्ताब जहांगीर साहब। सलमान आबिद साहब, अभी मोमिना वहीद साहिबा को भी आपने सुना, खुरम लगारी का जो पैगाम था वो भी मैंने ऑन एयर नशर किया, जो उन्होंने पैगाम मेरी टीम के ज़रिए जो है वो अपने सपोर्टर्स, अपने वोटर्स को पहुँचाया। और आफ्ताब जहांगीर साहब की भी बात आपने सुनी, फवाद चौधरी साहब का भी बयान मैंने आपको सुनवाया। ये जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अभी भी नामालूम नंबर से कॉल्स आ रही हैं, उनके MPS को खरीदा जा रहा है, हालांकि जो जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनको खरीदा गया, वो आके तरदीद कर रहे हैं। ये जो पूरी सिचुएशन बन रही है और इसके ऊपर फिर तहकीकात का मुतालबा, ये पूरी सिचुएशन को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए बिनश, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में ये तारीख जो है, हमारी सियासी तारीख में अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त, वफादारियाँ तब्दील करना, पैसे लेना देना, इसकी एक पूरी तारीख है। छांगा मांगा की तारीख से शुरू हो जाए और यहाँ तक है, तो ये चीज़ें तो रही हैं किसी ना किसी शक्ल में। अब मुझे नहीं मालूम कि मोमिना वहीद के साथ जो इल्ज़ामात लगाए हैं फवाद चौधरी साहब ने, उसमें कितनी सदाकत है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो सियासी और जमहूरी और पार्लिमानी रिवायात हैं उसमें आप पार्टी फैसलों के डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं, एक बात याद रखिए। और अगर आपको पार्टी फैसलों से इख्तलाफ है तो उसका तरीक़ाकार जो है वो या तो आप जाके पार्टी क़यादत से मिलकर इख्तलाफ अपना रिजॉल्व करें, और उसके बावजूद अगर पार्टी क़यादत जो फैसला कर चुकी है अगर आपको वो कबूल नहीं है तो फिर आपको असूली तौर पर रिजाइन करना चाहिए। देखिए ये बड़ा अजीब और गरीब मामला होता है कि हमारे यहाँ लोग जो है वो पार्टी डिसिप्लिन के तहत इलेक्ट होके आते हैं। इसी परवेज लाई साहब को मोमिना वहीद ने पिछली दफा वोट भी दिया था, उस वक्त परवेज लाई साहब बिल्कुल ठीक थे, आज परवेज लाई साहब बिल्कुल खराब हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि फिर अगर आप वाकई इतनी सच्ची हैं
और आप इमरान खान के ऊपर एतमाद भी करती है, तो फिर पार्टी डिसिप्लिन का तकाजा तो ये है कि इमरान खान ही परवेज लाई साहब की हिमायत कर रहे हैं ना, आप उसको फॉलो करें और आप पार्टी डिसिप्लिन के तहत चले। और अगर आप नहीं चलना चाहती हैं तो फिर आपके पास इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि आप पार्टी से रिजाइन करें और जाके अपना दोबारा आ जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम अपने, अभी आप देखिए ना, सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर साहब है, वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, वो पीपल्स पार्टी छोड़ गए हैं। उन्होंने इंकिशाफ किया कि जो सिंध हाउस था इस्लामाबाद में, वहां जो है वो पीटीआई के अरकान असेंबली से साबिक आर्मी चीफ मुलाकातें करते थे। अब ये बातें भी हमारे सामने आई है ना, तो इसलिए ये चीजें तो हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, लोग अपनी वफादारियां तब्दील भी करते हैं, उसमें पीछे कोई मफाद भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि वो सिर्फ माली मफाद हो, और भी कई तरह के मफादात हो सकते हैं। लेकिन मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मुझे नहीं पता मोमना वहीद साहब के साथ क्या मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर वो पार्टी फैसलों की पाबंद नहीं है तो फिर ये फैसला पार्टी क़यादत के पास तो होगा ना कि वो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले और वो कहें कि आपने पार्टी फैसले की तायीद क्यों नहीं की है। अगर पार्टी के 179 लोग हैं, उनमें से बाकी सारे लोग वो इमरान खान के फैसले के साथ खड़े हैं और मोमना वहीद नहीं खड़ी, तो फिर इसका मतलब है कि पार्टी फैसलों की जो जमहूरियत की जो रूह है वो तो नंबर गेम्स है ना जी। तो नंबर गेम्स के मुताबिक अगर आपका फैसला नहीं माना जा रहा और पार्टी की मजमूई अक्सरियत जो है वो एक जगह पर खड़ी है, तो आपको भी वहीं पर खड़ा होना है। इसके अलावा तो कोई चाराकार नहीं है, मैं जाती तौर पर समझता हूं। और ये पाकिस्तान के अंदर वफादारियां तब्दील करने का जो खेल है, अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का 63A का फैसला ना होता तो यहां एक और मंडी लगी होती। अभी तो ये ना कि कोई पार्टी का रुकन जो है वो अपनी पार्टी के फैसले के बरक्स वोट नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, लेकिन अगर ये पाबंदी ना होती तो यहां पर तो एक मंडी लग जाती ना हमारे यहाँ। तो ये तो कोई पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत की खिदमत तो नहीं हो रही। और ये जो हर बंदा आके कहता है जी उसने सियासत जो है असूली तौर पे की है, जमहूरियत की बुनियाद पे की है, तो जमहूरियत का तकाजा तो ये है कि आपको पार्लिमानी पॉलिटिक्स में पार्टी फैसलों के साथ चलना होता है। दानियाल, मतलब ये बात तो ठीक है एक तरह की जो सलमान आबिद साहब भी कह रहे हैं। मैं ये सवाल भी करना चाहूंगी, एक तमाशा लगा हुआ है पंजाब के अंदर, मतलब कहीं से भी सियासतदानों की लॉयल्टीज में आ रही हूँ। आफ्ताब भाई जस्ट हैंग ऑन, मुझे सवाल करने दें, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, ऐसा थोड़ी आपके साथ सोलो शो थोड़ी ना होगा जी। पहले ज्यादा टाइम दिया, अब फिर दोबारा। अच्छा, मुझे सवाल करने दें, ऐसे ना करें, देखा सारा टेम्पो आप शो का खराब कर देते हैं, आपको पूरा मौका मिलेगा। दानियाल चौधरी साहब वजीर दाखिला आकर के पंजाब में बैठे हुए हैं, कल उनको जूता भी पड़ गया, फिर से हम जूता सियासत देख रहे हैं। दीज आर बैड ऑप्टिक्स, दिस इज बैड फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। तो क्या अब आप लोगों ने हिसाब लेना है, क्या करना है, आपने क्या करना है इस पूरे पंजाब के तमाशे में? विनीश इसमें बड़ा क्लियर है। देखिए जो ये पहले भाई, मुझे इनका नाम नहीं पता बिकॉज आई कांट सी, लेकिन ये जो बात कर रहे, देखिए ये अपनी तनकीद कर सकते हैं। मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये मोमना के ऊपर तनकीद करना चाहें 100 दफ़ा तनकीद करें यार, हम हमारी जमात से कोई जाती तो हम भी तनकीद करते, लेकिन क्योंकि आपका सॉफ्ट टारगेट है, उसके आप पैसों और ये वाले इल्ज़ामात हैं, इनको हम सब जमातों के लोगों को कासर करना चाहिए। वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम इट। ये बड़ी ज़्यादती है और गलत बात है। और दूसरी मुझे बात बताएं कि हमारे बैठे हुए इंटीरियर मिनिस्टर, वो पार्टी के पंजाब के रुकन हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं अपने मुनज़्ज़म करने के लिए। और इंशाल्लाह देखिए जब ये आएँ बाएँ शाएँ करने शुरू हो जाते हैं ना बीनिश, तो हकीकत में बात फिर वही आती है मुख्तारिया गल वध गई है कि अगर इनके बंदे होते और ठक वोट कराते और ख़त्म। इनके पास बंदे ही नहीं है। अब ये ड्रामे कर रहे हैं कि आपने ऐसे कर दिया तो उसने यहाँ से पकड़ लिया और दरवाज़ा बंद हो गया और हम अंदर रह गए थे और बारिश होगी और ये होगी। ये तमाम फजूल बातें हैं। जब इनसे 4 साल का आप इनसे सवाल पूछें कि 4 साल तुम लोगों ने क्या किया है, तो तब भी ऐसे जवाब देते हैं। कभी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, कॉफियां पीते हैं, फिर स्टोरियां डालते हैं। यार इनके पास बंदे पूरे नहीं है। वोट के एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट नहीं ले सकते तो घर जाओ, सिंपल बात है। उसके बाद नेक्स्ट वीक जो मेजॉरिटी वो आके बैठ के बात कर देगी। इनके अपने अभी तो खाली यार आपका वज़ीर आला किधर है बैरिस्टर लोग छोड़ के जाने के बावजूद इनके लोगों का पेट खराब है, किसी का बाहर जाना है, किसी को उमरा याद आया है, लोग इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है यार कि लोग भेड़ पकड़ी हैं। मतलब जो इमरान खान कहेगा मुल्क को तबाह कर दिया 4 साल में। लंदन से आप उनको नहीं लेकर आए, उनको साथ ले आना था ना फ्लाइट में अपने हमजा को। वो भी आ जाएंगे, वो भी जल्द आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपकी तमाम चीजें तैयार हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इधर ही होंगे। ये हम जब नेक्स्ट इलेक्शंस में जाएंगे और अभी जो और आगे पंजाब के हालात हैं, इंशाल्लाह वो मियां साहब इधर खुद होंगे, उनको मैनेज करेंगे और चीजों को खुद देकर चलाएंगे इंशाल्लाह। आफ्ताब जहांगीर साहब नंबर आपसे पूरे हो नहीं रहे हैं। दानियाल चौधरी साहब कह रहे हैं गल वध गई जे, मुख्तार और हमजा शहबाज भी आ रहे हैं, खबर दे के चले गए हैं। दानियाल अब आपका पूरा वक्त है अनइंटरप्टेड, जो आपका दिल करता है बोलिए। पहले तो मैं आपके साथ शिकायत अपनी दर्ज करवा रहा हूँ, समझे ना। अच्छा। आपने मेरे साथ ज्यादती की। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, अभी आपने मैडम को लेकर आए, मैंने कभी मुलाकात नहीं की, मेरी पार्टी की है, मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मुझसे बहुत छोटी उम्र में होंगी। अल्लाह ताला उनकी आने वाली जिंदगियों में खुशियां नसीब फरमाए।
लेकिन अच्छा तरीका ये होता, वो कहती कि जी मैं अपनी पार्टी की डिसिप्लिन का ख्याल रखते हुए मैं अब आई हूँ, वोट दिया है, देखे खान साहब मैंने वोट दिया आपके कहने के मुताबिक। बाहर निकल कर कहती कि मैंने रिजाइन कर दिया है, अब मैं इस कैबिनेट का, मैं इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ। तो फिर तो बहुत ऊंचा कद होता है इस खातून का, और दूसरों के लिए भी नसीहत हो जाती, जैसे कौमी असेंबली की कोई छोड़ के गई है या कोई और छोड़ना चाहता, तो वो उसको भी होता कि यार मुझे ये तरीका अख्तियार करना चाहिए, तो फिर पार्टी के अंदर भी इनकी इज्जत में इजाफा होता। अच्छा देखिए, बात ये है कि दनियाल साहब ये कितने 6-7 महीने रह गए, 8 महीने रह गए, 9 महीने रह गए। 9 महीने के बाद बिलावल साहब ने ये कहा, पीपल्स पार्टी का मौकिफ ये है कि जब हम अर्ली इलेक्शन नहीं करवा सकते तो हम डिले इलेक्शन के भी हक में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 9 महीने बाद इलेक्शन होने, और 9 महीने तक इस तरह का ड्रामा करना, इसी तरह की सियासत को गंदा करना है, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि अवाम के पास चले जाए और अवाम से फैसला करवाएं, ना कि आप जाके जेनेवा में कॉन्फ्रेंस करके सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद मांगे और उस इमदाद को आप इधर लगा कर बोले कि जी अब देखो हमने माशी सूरत-ए-हाल बेहतर कर दी, और वहां पर लोग मर रहे हैं। जो पहले पैसा आया वो किधर गया, वो पैसा कहाँ लगा, उसका ऑडिट करवाएं कि भाई इतना पैसा हमें दुनिया ने दिया, देखिए हमने घरों में आबाद कर दिया, उनको बेहतरीन घर बना के दे दिए। मैं बिनिश जाती तौर पे आज भी काम कर रहा हूँ सैलाब ज़दगान के अंदर, और मेरी कहीं आप तस्वीर नहीं देखेंगे, मैं जाती तौर पे इस दादू के अंदर काम करता हूँ डेली बेसिस के ऊपर। लेकिन क्या है कि मुझे तो कोई पैसे नहीं दे रहा ना, मुझे तो वही मेरे डोनर्स जो थोड़े बहुत है वो मुझे पैसे देते हैं, मैं जाके उनको लगाता और उनको रिपोर्ट भेजता हूँ कि ये देखिए आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये काम किया है। तो इसी तरह ये भी बताएं कि जो लोगों से पैसा लिया उनको बताएं कि उन्होंने कहां पे लगाया। अभी लेकर आ गए, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी, आप पूरी जमातें बैठी हुई थी, और शहबाज शरीफ साहब की पूरी तकरीर सुनी, बिलावल साहब की भी सुनी। तो भाई वो पैसों का हिसाब भी दो, उसको ऑडिट कराओ, वो थर्ड पार्टी ऑडिटर कंपनी कौन सी है जिसको आपने हायर किया है, तो ये बताएं लोगों को। और दूसरा ये कि इस सियासत से बिनिश निकलना चाहिए। मुल्क को जब तक आप अपने पांव पे खड़ा नहीं करेंगे, सही सियासत नहीं करेंगे, ईमानदार सियासत नहीं करेंगे, लोगों के हक का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। जैसे आबिद साहब ने कहा है कि पार्टी का डिसिप्लिन होना चाहिए। बस मुझे मैंने तो थोड़ी बात की है, मेरा पॉइंट जल्दी आ जाता है आपको, लेकिन आप बिल्कुल इजाजत है आपको ब्रेक लेने। आप बात ही इतनी मतलब साफ तरीके से करते हैं, मैंने काउंटर लगाया है, 4 मिनट आप बोले हैं सर। अच्छा मुझे अब एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सलमान आबिद साहब एंड आफ्ताब जहांगीर साहब और बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ डिस्कशन को रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक जी। सलमान आबिद साहब, ये जो भी सियासत का कल्चर है, जूता सियासत की वापसी हो गई है। कल फिर हमने देखा कि वजीरे दाखिला की जो गाड़ी है उसके ऊपर जूता लगा, बाद में पता चला कि जिसने जूता फेंका तो उसको काफ़ी थप्पड़ छप्पड़ मारे गए, लेकिन अब पता नहीं हिसाब बराबर हुआ है कि अभी चुकता करना है। मतलब ये जो एक दोबारा से ये जो एलिमेंट आया है वायलेंस का सियासत के अंदर, ये भी सियासत के लिए अच्छा नहीं है। पंजाब के हवाले से आगे जनरल इलेक्शंस हैं, उनके हवाले से ये जो माहौल है ये कुछ अच्छा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए बिनिश, बदकिस्मती है कि हमने अपने सियासी इख्तलाफात को सियासी दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। उसमें हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब बराबर के जिम्मेदार हैं, और बिला वजह हम इसके अंदर इश्तियाल अंगेजी इस अंदाज से पैदा कर रहे हैं जिसमें वायलेंस का कल्चर जो है वो पनपता है, जैसे आपने खुद कहा है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें दोनों साइड्स के ऊपर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको एक मैच्योरिटी का रोल प्ले करना चाहिए, और इसकी किसी भी सतह पे हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही हमने 90 की दहाई देखी है जिसका खमियाजा पाकिस्तान की सियासत ने और जमहूरियत ने भुगता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी दानियाल चौधरी साहब ने एक बात की थी, मैं बिल्कुल उनसे इत्तफाक भी करता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो सियासी क़यादतें हैं वो सियासी फैसले सियासी फोरम पे करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत हो, अपोजिशन हो, सब जाके ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कंधों पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं और अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। भाई सवाल यह है कि आप ये फैसले खुद क्यों नहीं करते? आप किस खेत की मूली हैं? पार्लिमानी फोरम आपके पास है, पार्लियामेंट्स आपके पास है, सूबाई असम्बलियां आपके पास है, पार्लिमानी पार्टियां आपके पास हैं, आप बैठ के फैसले कर लें। लेकिन जब आप खुद जाकर बिला वजह अदालतों की तरफ जाते हैं तो फिर अदालतें भी उसमें अपना रंग दिखाने की कोशिश करती हैं। फिर हमें बड़ा अपना लगता है कि जी अदालतें जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा रही हैं,
और वो अगर मर्जी फैसला हमारे हक में आ जाए तो फिर हम जायजा करते हैं, फैसला हमारे खिलाफ आ जाए तो हम कहते हैं अदालतें इसमें ताखीर करती हैं या फैसले में चमक का मसला आ जाता है। तो ये भी हमारी सियासी क़यादत को सोचना चाहिए कहां से कहां पर जाएंगे। और तीसरी बात ये कि कहना जी, अब ये बिल्कुल ठीक से मैं आपसे इत्तफाक करता हूं बिनिश, कि इस वक्त लगता है ऐसा है कि जैसे नंबर गेम जो है वो पीटीआई और पीएमएल क्योंकि कुछ कम है, लेकिन बात यह है कि 2 दिन तक पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी बुलाया है। पहले दिन 154 लोग शरीक हुए और दूसरे दिन 152 लोग शुरू हुए हैं। वो आपके बाकी लोग किधर है, वो कहां पर बैठे हुए हैं, वो किधर है नंबर गेम। अब इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रॉब्लम इस वक्त पंजाब का ये है कि मिसाल के तौर पे अगर परवेज लाई साहब इत्तेमाद का वोट नहीं भी ले पाते तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि मुस्लिम लीग नून के पास भी उस तरह के पूरे नंबर नहीं है। और फिर जब ये रन ऑफ में जाएगा तो फिर भी उसका एडवांटेज पीटीआई को मिलेगा। अच्छा, अब एक ही सूरत है ना, अगर मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत बनानी है तो पीएमएल क्यों के साथ डील करनी पड़ेगी ना, परवेज लाई साहब के साथ मामला तय करने पड़ेंगे। परवेज लाई साहब के साथ तो मामला तय नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये बुरहान कैसे खत्म होगा। फिर राना सनाउल्लाह के बकौल गवर्नर राज लगा देंगे। अच्छा, गवर्नर राज लगाने से कौन सा पाकिस्तान का सियासी मसला या सूबे का मसला हल हो जाएगा। तो हम तो बिला वजह एक इंतशार की सियासत में जा रहे हैं ना, टकराव की सियासत में जा रहे हैं, चाहे उसमें हुकूमत के लोग हैं चाहे उसमें अपोजिशन के लोग हैं। लेकिन वक्ती तौर पर यह लगता है कि हुकूमत इस लिहाज से जरूर कामयाब हुई है कि वो जो असेंबली को तहलील करने का मामला था वो जरा पीछे चला गया है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि इस पूरी एपिसोड के अंदर थोड़ा सा ये भी बता दें कि आपको क्या लगता है कि किसका ज्यादा कसूर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, जो पहले अनाउंस तो करते हैं कि ठीक है जी हमने असेंबलियां तोड़नी है, उसके बाद असेंबलियां टूटती भी नहीं है, उसकी जो भी रीजन हो लेकिन असेंबली तो नहीं टूटी, या फिर पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है पंजाब के अंदर, ये उसका कसूर है? ज्यादा कसूर किसका है? वेरी शॉर्टली देखिए ना, पहली बात तो बड़ा शॉर्टली है कि जो काम अभी तक इमरान खान साहब ने क्लेम किए हैं पंजाब की सियासत में वो पूरे नहीं हुए हैं। सबको पता है कि वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं और उसमें रुकावट जो है मुस्लिम लीग काफ भी है एक शक्ल के अंदर। तो इसलिए वो चीज तो उनके ऊपर आएगी। लेकिन जो बुरहान पैदा हो रहा है, जो महाजराई है, वो तो दोनों तरफ से है ना जी, उसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है। तो दोनों तरफ से जो इश्तियाल अंगेजी नजर आ रही है वो हम देख रहे हैं और उसका खमियाजा पाकिस्तान की सियासत को भुगतना है और जमहूरियत को भुगतना है। मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी जो पंजाब में होने जा रहा है। पंजाब में जो इंतशार पैदा हो रहा है, मैं आपको बताऊं, अल्टीमेटली ये सारा मामला जो है ये और ज्यादा खराब हो जाएगा क्योंकि मेजोरिटी किसी के पास नजर नहीं आ रही। मेरा मौकफ सिर्फ ये है। आज के लिए इतना ही, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।